नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इतिहासकार डॉक्टर विक्रम सेमपत के साथ हुई एक लंबी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट है। जी। और ये बातचीत एक तरह से इस बात की चीर-फाड़ करती है कि भारत में इतिहास को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे समझा जाता है। हाँ, और उसमें क्या-क्या खामियां हैं। तो आज हम इसी स्रोत की बातों को गहराई से समझेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी इतिहास की किताबों में, हमारी फिल्मों में, हमारी सोच में वो कौन सी कहानियां हैं जो छूट गई हैं और क्यों। बिल्कुल। तो चलिए एक ऐसी जगह से शुरू करते हैं जहां हम में से ज्यादातर लोगों का इतिहास से पहला सामना होता है, सिनेमा हॉल में। हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत में बाजीराव मस्तानी का जिक्र आता है। बहुत बड़ी, बहुत शानदार फिल्म थी, लेकिन क्या वो बाजीराव का सही इतिहास थी? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं से सारी परतें खुलना शुरू होती हैं। स्रोत के मुताबिक फिल्म बाजीराव को एक ऐसे नायक के तौर पर पेश करती है जिसका सबसे बड़ा संघर्ष उसका प्यार है। हाँ, वो एक लव सिक रोमियो जैसे दिखाए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन सच तो यह है कि बाजीराव पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद शायद मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े योद्धा और रणनीतिकार थे। अच्छा। उन्होंने 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। एक भी नहीं? जी हाँ, उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका वो अजेय रिकॉर्ड था, ना कि उनका प्रेम संबंध। तो मतलब सिनेमा ने एक राष्ट्रीय नायक को एक रोमांटिक हीरो में बदल दिया। हाँ, एक तरह से। इससे वो किरदार लोकप्रिय तो हो गया, लेकिन उसकी जो असली विरासत थी वो कहीं पीछे छूट गई। बिल्कुल। ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ। स्रोत में एक और फिल्म का उदाहरण भी है जो इसका ठीक उल्टा करती है, रिचर्ड एटनबरो की गांधी। हाँ, और वो एक बेहतरीन उदाहरण है। उस एक फिल्म ने चाहे उसमें थोड़ी नाटकीयता ज्यादा ही क्यों ना हो, पर उसने गांधी को दुनिया भर में एक पहचान दी। एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया, सही कहा। ये दिखाता है कि सिनेमा कितना ताकतवर माध्यम है। ये इतिहास को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बाजीराव के मामले में उनकी सैन्य प्रतिभा को अनदेखा कर दिया गया, जबकि गांधी के मामले में उनके विचारों का जो सार था वो दुनिया तक पहुंचाया गया। तो सवाल यही है कि कहानी कौन सुना रहा है और किस मकसद से। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर सिनेमा में हमें एक सरल भावनात्मक कहानी मिलती है तो सवाल उठता है कि फिर उस जगह क्या हो रहा है जहां हमें असली कहानी मिलनी चाहिए थी, यानी हमारे स्कूलों में। मुझे तो अपना स्कूल का वक्त याद है। इतिहास का मतलब था बस तारीखें रटना। हाँ, सबका यही हाल था। पानीपत की लड़ाई कब हुई, बस यही जरूरी था। क्यों हुई या उसके मायने क्या थे, इस पर कोई ज्यादा बात नहीं होती थी। और ये हम में से ज्यादातर लोगों का अनुभव है ना। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि हमारी इतिहास की किताबें बहुत ज्यादा दिल्ली केंद्रित हैं। दिल्ली केंद्रित। हाँ, ऐसा लगता है जैसे भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों और बादशाहों का इतिहास है। लेकिन भारत तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और विविध है। बहुत ज्यादा। तो स्रोत में किन इलाकों का जिक्र है जिन्हें नजरअंदाज किया गया? एक बहुत ही शानदार उदाहरण है पूर्वोत्तर का अहोम साम्राज्य। अहोम साम्राज्य। हम में से कितने लोग उनके बारे में जानते हैं? उन्होंने असम पर 600 साल तक राज किया। 600 साल? जी। और सबसे बड़ी बात, वो शायद उपमहाद्वीप की अकेली ऐसी शक्ति थी जिन्होंने मुगलों को बार बार युद्ध में हराया। अच्छा। जब पूरे भारत पर मुगलों का दबदबा था, तब अहोम साम्राज्य ने अपनी आजादी बनाए रखी। ये कहानी जब कोई सुनता है तो वो अजय मुगल साम्राज्य वाली पूरी धारणा ही बदल जाती है। वाह, ये तो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है ना। बिल्कुल। और सिर्फ अहोम ही क्यों, दक्षिण भारत के जो महान साम्राज्य थे, चोल, राष्ट्रकूट, विजयनगर, उनके बारे में तो बस कुछ पैराग्राफ्स में जिक्र मिलता है, अगर मिलता भी है तो। सही बात है। बिल्कुल। और स्रोत एक और चौंकाने वाला असंतुलन दिखाता है। एनसीईआरटी की किताबों में मुगल साम्राज्य पर 3 पूरे चैप्टर हैं। 3 चैप्टर? हाँ, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इतनी बड़ी मराठा शक्ति की नींव रखी, उनका जिक्र बस एक तस्वीर और उसके नीचे लिखे कैप्शन में सिमट कर रह गया है। ये तो बहुत बड़ा असंतुलन है। यहाँ बात सिर्फ पन्नों की गिनती की नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि पाठ्यक्रम के जरिए आप कैसे कुछ ऐतिहासिक नायकों को महज एक फुटनोट बनाकर रख सकते हैं। अब तय करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय इतिहास का मतलब क्या होगा। एग्जैक्टली। और जब हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है तो उसमें एक और अजीब बात नजर आती है। स्रोत कहता है कि हमें ज्यादातर उन लड़ाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है जो हम हारें। हाँ,
अलेक्जेंडर से लेके शक, हून, तुर्क, मुगल और फिर अंग्रेजों तक। ऐसा लगता है जैसे ये हार की एक कभी न खत्म होने वाली लिस्ट है। हाँ, और इससे एक हार की मानसिकता या जिसे कहते हैं नैरेटिव ऑफ डिफीट वो बनती है। अच्छा। ऐसा महसूस कराया जाता है कि हम हमेशा से ही हारे हुए लोग रहे हैं, जिन पर कोई ना कोई बाहर से आके राज करता रहा। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर हम दुनिया की एकमात्र जीवित कांस्य युग से पहले की सभ्यता हैं, तो हमने जरूर कुछ तो सही किया होगा। सही बात है। हम सिर्फ हारे ही नहीं होंगे, हम लड़े भी होंगे, हमने जीता भी होगा। तो फिर वो कहानियां कहाँ हैं? उन नायकों और नायिकाओं की कहानियां कहाँ हैं जिन्होंने उस वक्त संघर्ष किया, प्रतिरोध किया? वही तो मुद्दा है। वो कहानियां या तो हैं ही नहीं या फिर हाशिए पर धकेल दी गई हैं। हाँ। एक पूरी तस्वीर पेश करना जरूरी है जिसमें जीत भी हो और हार भी, संघर्ष भी हो और कामयाबी भी। क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी देश की पहचान की नींव होता है। ये आपको बताता है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तो जब हमारी अपनी जड़ों की समझ ही अधूरी या एक तरफा होगी, तो हम भविष्य के लिए एक मजबूत आधार कैसे बना सकते हैं? यही सबसे बड़ी चिंता है। स्रोत में चीन का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने समझा कि एक गौरवशाली भविष्य बनाने के लिए अपने अतीत की एक गौरवशाली कहानी बनाना जरूरी है। अच्छा। उन्होंने अपने इतिहास के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक ग्रैंड चाइनीज नैरेटिव तैयार किया, जो उनके लोगों को प्रेरित करता है। मतलब जब आप अपनी कहानी खुद नहीं कहते तो कोई और आपके लिए कह देता है, और वो शायद वैसी ना हो जैसी आप चाहते हैं। और ये सिर्फ राजवंशों या लड़ाइयों की बात नहीं है। कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिन्हें हमारी इतिहास की किताबों से जैसे पूरी तरह से मिटाई दिया गया है। हाँ। स्रोत में वीर सावरकर का जिक्र बहुत प्रमुखता से आता है। आज भी वो एक ऐसा नाम है जिनको लेकर समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। बिल्कुल। एक तबका उन्हें पूछता है, दूसरा उनसे नफरत करता है। लेकिन उनके बारे में जानने के लिए कोई विश्वसनीय, तटस्थ स्रोत आसानी से मिलता ही नहीं। हाँ, और स्रोत के मुताबिक उन्हें समझे बिना आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते। अच्छा। सावरकर और गांधी उस आंदोलन के दो विपरीत ध्रुव थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत की आजादी, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते थे, जबकि सावरकर का मानना था कि आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति की जरूरत पड़ सकती है। उनके बीच वैचारिक मतभेद कितने गहरे थे? बहुत गहरे। स्रोत में एक बहुत दमदार घटना का जिक्र है। लंदन में जब गांधी राम राज्य और अहिंसा की बात कर रहे थे, तो सावरकर ने उन्हें वहीं चुनौती दी। वहीं पर? हाँ। उन्होंने कहा कि जिस राम राज्य की आप बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना के लिए तो स्वयं भगवान राम को भी रावण से युद्ध करना पड़ा था। वाओ। मतलब न्याय की स्थापना के लिए भी हिंसा कभी कभी जरूरी हो जाती है। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं थी, ये तो दर्शन का टकराव था। बिल्कुल। और वो भी एक ही सांस्कृतिक प्रतीक का इस्तेमाल करके। ये कल्पना करना भी कितना दिलचस्प है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दो इतने बड़े नायक न्याय और हिंसा की परिभाषा पर इस तरह बहस कर रहे थे। बिल्कुल। और स्रोत एक और मुद्दे पर आता है। सावरकर गांधी की उस नीति के भी आलोचक थे जिसे वो मुस्लिम तुष्टीकरण कहते थे। ये एक बहुत बड़ा और राजनीतिक रूप से संवेदनशील शब्द है, तुष्टीकरण। हाँ है। स्रोत के हिसाब से जब सावरकर ये शब्द इस्तेमाल करते थे तो उनका इशारा किन नीतियों की तरफ था? स्रोत के अनुसार सावरकर का इशारा खिलाफत आंदोलन जैसी घटनाओं की ओर था। ओके। जहां में लगता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसे मुद्दे का समर्थन कर रही है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। उनका मानना था कि इस तरह की नीतियां राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की बजाय समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर रही थीं, जो अंततः विभाजन का एक कारण बनी। तो ये सावरकर का दृष्टिकोण था। जी हाँ, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। तो यहाँ मुद्दा इतिहास के कुछ असहज सच का सामना करने का है। बिल्कुल। स्रोत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कैसे इस्लामी आक्रमणों के दौरान हुए अत्याचारों जैसे मंदिरों के विनाश को अक्सर सद्भावना बनाए रखने के नाम पर कालीन के नीचे छिपा दिया जाता है। हाँ, और इतिहासकार का तर्क है कि ऐसा करना सामाजिक एकता के लिए कमजोर नींव बनाता है। कैसे? सच को दबाने से घाव भरते नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं और फिर किसी और रूप में ज्यादा जहर के साथ बाहर आते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। क्या इतिहास के इन काले अध्यायों को कुरेदने से आज के समाज में और ज्यादा कड़वाहट नहीं घुल जाएगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस संभावित बैकलैश के बारे में क्या कहता है? स्रोत इसका जवाब भी देता है। उसका कहना है कि सच का सामना करने का मतलब आज के मुसलमानों को गजनी या औरंगजेब के कामों के लिए जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच को स्वीकार करके हम समुदायों को उन आक्रमणकारियों की विरासत से अलग कर सकते हैं।
ये कहकर कि वो आक्रमणकारी थे और आज के भारतीय मुसलमान उनके वंशज हो सकते हैं, लेकिन उनके किए के वारिस नहीं हैं। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। हाँ, जब आप सच को स्वीकार करते हैं तभी आप माफी और सुलह की तरफ बढ़ सकते हैं। एक व्हाइट वॉश्ड इतिहास की ढीली नींव पर राष्ट्रीय एकता का ढांचा ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास को फिर से लिखने का मतलब कुछ हिस्सों को मिटाना या बदलना नहीं है, नहीं, बल्कि उन हिस्सों को जोड़ना है जिन्हें अब तक छोड़ दिया गया था, ताकि एक ज्यादा ईमानदार और पूरी तस्वीर सामने आए। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक अखंडित और गौरवशाली भविष्य बनाने के लिए अपने अतीत की एक ईमानदार और समग्र समझ बहुत जरूरी है। जब आप सच को दबाते हैं तो वो कहीं नहीं जाता, वो बस सत्ता के नीचे इंतजार करता है, और जब बाहर आता है तो ज्यादा तनाव पैदा करता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, और स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव के साथ खत्म होता है। जी, ये कहता है कि इतिहास की किताबों को बदलने के लिए शायद हमें सरकार की पहल का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सरकारों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। स्रोत का तर्क है कि इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत हो सकती है। जन आंदोलन? हाँ, लोकतंत्र में आखिरकार वही होता है जिसके लिए लोग आवाज उठाते हैं। अगर समाज के लिए ये जरूरी है तो समाज को ही इसकी मांग करनी होगी। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरूर। किसी भी समाज के लिए इसका क्या मतलब है जब उसके नागरिकों को अपने ही साझा अतीत के एक ज्यादा सच्चे और समावेशी संस्करण के लिए अपनी ही सरकार से पैरवी करनी पड़े? ये सोचने वाली बात है।